इसका मतलब होता है किसी प्लेनेट का जल जाना। हमने कहा सूर्य एक आग का गोला है, उसके नजदीक जो आएगा वो उसको जला देगा। जो भी प्लेनेट सूर्य के नजदीक आता है वो अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे हम सूर्य के सामने कहते हैं कैंडल अगर हम जला देंगे तो उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, और उससे वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम उसे हटाते जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो पूरी तरह से अंधेरे में आती है वो चमकने लगती है। सेम ऐसे ही जो प्लेनेट सूर्य के जितने ज्यादा नजदीक होगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा कम होगा, और वो धीरे धीरे जितना ज्यादा ज्यादा दूर होता चला जाएगा उसमें थोड़ी ताकत आती जाएगी, और पूरी तरह से वो दूर होने पर अपना पूरा प्रभाव देना लगेगा। ठीक है। तो हमें हर प्लेनेट के लिए बोला गया कि अगर बुध सूर्य से 14 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं तो वो अस्त होते हैं, चंद्रमा 12 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं तो अस्त होते हैं, गुरु 10 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं तो अस्त होते हैं, मंगल 18 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं तो अस्त होते हैं। तो हर प्लेनेट के लिए 1 डिग्री हमें फिक्स दे दी गई है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अगर हमें कहा कि बुध 14 डिग्री पर अस्त हो जाएंगे, मतलब 14 डिग्री का डिफरेंस, अगर हमने कहा सूर्य यहाँ है तो बुध चाहे यहां से 14 डिग्री हो चाहे यहां से 14 डिग्री हो, यानी डिग्री वाइज वो सूर्य से चाहे आगे हो चाहे सूर्य से पीछे हो, लेकिन उनका डिग्री डिफरेंस इतना है तो हम उसे अस्त की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन ज्यादा अस्त हम उन्हें तभी मानते हैं जब डिग्री वाइज वो 6 डिग्री या 5 डिग्री का डिफरेंस पे हो, क्योंकि जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाता है उनका अस्तित्व थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगता है, उनका प्रभाव हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ठीक है। यानी 5-6 डिग्री का डिफरेंस हम ज्यादा पूरी तरह मानेंगे कि वो प्लेनेट अपने रिजल्ट नहीं देगा। ये एक मोटा सा नियम हुआ अस्त का। अब इस अस्त में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखने हैं। क्या चेंजेस आते हैं? एक तो हमने कहा कि कोई भी प्लेनेट अस्त के पास है, जैसे हमने कहा ये सूर्य है और ये बुध है, ये बुध सूर्य की तरफ जा रहा है, इसका डिफरेंस जो है 5 डिग्री का, 5 से कम का है, हम कह रहे हैं इस बुध पूरी तरह अस्त है, और ये सूर्य की तरफ बढ़ रहा है यानी इसकी डिग्री सूर्य से कम है, तो ये अस्त की खराब कंडीशन है, ज्यादा खराब कंडीशन है। लेकिन यही डिफरेंस 5 डिग्री का या 6 डिग्री का है, लेकिन वो सूर्य से आगे निकल चुके हैं, उनकी डिग्री सूर्य से ज्यादा है, तो वो सूर्य से दूर हट रहे हैं। अस्त की ये भी वही कंडीशन, लेकिन ये उतनी खराब नहीं है जितनी वो खराब थी। ठीक है, पहली बात। यानी किसी भी प्लेनेट को जब हम अस्त की पोजीशन पे देख रहे हैं तो हमें ये जरूर चेक करना है कि ये अस्त होने के लिए जा रहा है या अस्त वाले एरिया को छोड़कर आगे जा रहा है। ठीक है। ठीक है। दूसरी पोजीशन है, क्योंकि हमने कहा कि हर प्लेनेट सूर्य से अस्त होता है, लेकिन हमें यह देखना है कि सूर्य कौन है उस चार्ट में। सूर्य हो सकता है आपके लग्नेश है, सूर्य हो सकता है आपके अष्टमेश है, हो सकता है आपके नवमेश है, हो सकता है आपके 11th लॉर्ड है, वो 12 भावों में से किसी भी भाव के स्वामी हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि अगर वो अशुभ भाव के स्वामी होकर आपको अस्त कर रहे हैं या उस ग्रह को अस्त कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होगा, और अगर वो शुभ भाव के स्वामी होकर अस्त कर रहे हैं तो उस प्लेनेट को अस्त करने से जो कमियां आपके जीवन में आई वो कमियों को पूर्ति वो सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में करेंगे, उनके रिजल्ट सूर्य देंगे। मैम एक बार रिपीट करना लास्ट लाइन। हमने ये कहा कि सूर्य ने अष्टमेश होकर अगर मान लीजिए बुध को अस्त किया, ठीक है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वो बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देंगे, बुध के अच्छा। रिजल्ट खराब कर देंगे। ठीक है। लेकिन यही अच्छा। सूर्य यदि लग्नेश होकर बुध को अस्त करते हैं तो वो बुद्धि कंट्रोल में होगी, हो सकता है वो खुद डिसीजन ना ले पाए। ठीक है। अच्छा। इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर आपको आपकी पिटाई लगा रहा है, अगर वो आपका कोई अपना है तो वो पिटाई लगाते समय ये ध्यान रखेगा कि कहीं गलत जगह ना मार दे, कहीं उल्टा सीधा ना मार दे, कहीं आपके ज्यादा चोट नहीं लग जाए, और यहीं कोई शत्रु आपको मारेगा तो बिना सोचे समझे मारेगा। उस तरीके से हम यहाँ पर सूर्य को समझकर चलते हैं। ठीक है। तो हमें जब भी प्लेनेट को अस्त देखना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि क्या प्लेनेट अस्त होने जा रहा है, अगर अस्त होने जा रहा है तो खराब कंडीशन, अस्त की पोजीशन से निकल चुका है आगे जा रहा है तो अस्त की थोड़ी सी ठीक पोजीशन, थोड़ी सी ठीक।
और यही अगर अशुभ ग्रह का अशुभ भाव का स्वामी होकर सूर्य अस्त कर रहा है तो खराब पोजीशन, और शुभ भाव का स्वामी होकर सूर्य अस्त कर रहा है तो उतनी खराब पोजीशन नहीं। ठीक है, ठीक है। हो गया क्लियर। और वैसे हमें चार्ट में दे देते हैं जिन जो हमें फिक्स डिग्री दी हुई है कि ये प्लेनेट इतने डिग्री पर अस्त होता है, चार्ट में हमें उतना अस्त बता दिया जाता है, लेकिन हमें अस्त का डिफरेंस जरूर देखना है। अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो हम अस्त नहीं मानेंगे। बुध को हम अस्त नहीं मानते, मोटे तौर पर ये मानते हैं कि बुध सूर्य के नजदीक आने पर भी अस्त नहीं होता, इसलिए हम बुध को जब ज्यादा नजदीक हो तभी अस्त माने, मतलब बिल्कुल 1-2 डिग्री का ही डिफरेंस हो। अगर 4-5 डिग्री का भी डिफरेंस है बुध में तो हम बुध को पूरी तरह से अस्त नहीं मानेंगे, बल्कि हम ये मानेंगे कि वो डिसिप्लिन ज्यादा हो जाएगी बुद्धि उसकी। हमने कहा कि बुध का काम है सोचना, अगर वो सूर्य से दूर है, जितना ज्यादा दूर होगा वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी माने बहुत ज्यादा सोच सकता है। अब अगर उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो नेगेटिव वे में कुछ भी सोचेगा, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो पॉजिटिव वे में कुछ भी सोचेगा, यानी उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सूर्य के जितना नजदीक आता जाएगा उसका सोच का दायरा छोटा हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक बच्चा बहुत शैतानी कर सकता है लेकिन उसके पिता उसके साथ में खड़े हैं, तो भले ही उसके दिमाग में कितनी भी शैतानियां चल रही हो वो नहीं करेगा। तो वही कंडीशन हो जाती है सूर्य के नजदीक आने पर कि वो है अच्छी बुद्धि लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई है। ठीक है, मैम कहते हैं सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, उसका मतलब क्या होता है? अष्टमेश का दोष नहीं लगता। हाँ, मैं आप कहीं मानते पढ़ हो के ऐसा? आई। आप मानते हो ऐसा? हाँ, मैं तो नहीं मानती, पर मैं पूछ रही हूँ आपको। मैंने कल कल ही सुना है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। हम ये कहते हैं हर प्लैनेट के पास 2-2 राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्र के पास नहीं होता। सूर्य चंद्र के पास एक ही एक राशि होती है। जब भी हम किसी प्लैनेट के नेचुरल गुण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी दोनों राशियों का स्वामित्व देखो और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करो कि ये प्लैनेट आपका शुभ है या ये प्लैनेट आपका अशुभ है। अगर किसी प्लैनेट की दोनों राशियां अशुभ भाव में है तो हम कहेंगे ये अशुभ प्लैनेट है, भले ही वो गुरु है। अगर दोनों ही राशियां शुभ भाव में है तो हम कहेंगे ये प्लैनेट शुभ है, भले ही वो नैसर्गिक तौर पे अशुभ प्लैनेट हो। अगर जैसे हमने कहा कि किसी की दोनों राशियां एक केंद्र में एक त्रिकोण में आ जाती हैं, वो प्लैनेट योग कारक हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, योग कारक का मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला, यानी उसकी दोनों ही राशियां शुभ स्थान में आ गई। अगर किसी की दोनों राशियां अशुभ स्थान में आ गई तो वो बहुत पापी हो गया। जैसे तुला लगन में हम गुरु की राशियां कहते हैं, एक शायद तीसरे घर में आ जाती है, एक सातवें सॉरी छठे या आठवें में आ जाती है, तो हमने कहा उसमें गुरु जो है बहुत अशुभ ग्रह हो गए। लेकिन क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के पास एक ही राशि है और वो यदि अष्टम में आ जाती है तो हम उसे उतना दोषी नहीं मानते क्योंकि हमने उसे दूसरा स्वामित्व नहीं दिया है, लेकिन अष्टम भाव के रिजल्ट तो वो देंगे। मतलब किसी भी राशि में आता है तो भी हम उसको अष्टम का दोष नहीं मानेंगे? नहीं, ये नहीं बोला गया, ये बोला गया अगर वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो कहीं बैठे हैं उसकी बात नहीं होती वहां पे। ओके, मतलब तो अगर वो जब हम 8th ये हाउस के कहते हैं लॉर्ड कि है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, तो हम ये नहीं कह रहे कि सूर्य चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर वो अष्टम भाव में बैठे हैं तब तो वो वहीं के रिजल्ट देंगे। हमने कहा अगर वो यदि लॉर्ड सूर्य है। और चंद्रमा की राशि उस हाउस में आती है, 8th हाउस में सिंह राशि आती है, तो हमने कहा सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं का मतलब वो उतना पापी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हमने उसे दूसरा स्थान कहीं नहीं दे रखा है। इसी तरीके से अगर 8th हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो चंद्रमा को हमने उतना पापी नहीं माना क्योंकि उसके पास दूसरी राशि नहीं है। तो हम दोनों राशियों को कंबाइन करके ही किसी प्लेनेट को शुभ या अशुभ मानते हैं, तो हम उसे वहां पे पूरी तरह से अशुभ नहीं मानते। या हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हम लगन हमारा शरीर होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है और सूर्य हमारी आत्मा होती है, इन तीनों को ही हम लगन मानकर कंसीडर करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जिस भी राशि में जाएंगे उसे भी हम लगन की तरह कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ उससे रिलेटेड चीजों के लिए। समझ अच्छा, गए? got it. अगर चंद्रमा हमारा कर्क राशि हमारी हमारे 8th हाउस में आ रही है तो हमने जब चंद्र लगन बनाया तो वो लगन, वो राशि हमारी लगन की राशि हो गई। लेकिन वो लगन की राशि सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को समझने के लिए हुई है, हमारी शारीरिक स्थिति को समझने के लिए नहीं हुई। ठीक है, उस राशि के अकॉर्डिंग जो भी चार्ट की पोजीशन आएगी हमारी, वो हमारे को मानसिक तौर पर रिजल्ट देगी, शारीरिक तौर पर नहीं रिजल्ट देगी।
तो हमने ये कहा कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि हम उनकी राशियों को लगन मानकर भी कंसीडर करते हैं। ओके। लेकिन अगर वो बैठे हैं वहां पे तो वो अष्टम भाव के ही रिजल्ट देंगे। जिन भाव के स्वामी होकर बैठे हैं उन हाउस को वो पीड़ित करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए जी, करेंगे क्लास। मैम एक बात और बताओ, मैं 8th हाउस में अगर गुरु आके बैठ जाए तो अच्छा होता है, सब राशि का हो? देखिए, कोई भी प्लेनेट ना पूरी तरह से अच्छा होता है ना पूरी तरह से खराब होता है। वो तो जब आपने कल भी कहा था। जब कोई शुभ प्लेनेट किसी अशुभ भाव में जाकर बैठता है तो वो उस शुभ भाव के रिजल्ट बढ़ा देता है। सॉरी, उस अशुभ भाव के, शुभ अगर भाव मान का। लीजिए, अब मान लीजिए 8th हाउस में गुरु बैठा है, आपने बोला एक शुभ ग्रह 8th हाउस में आके बैठ गया, वो क्या करेगा? आपको अच्छी आयु देगा, लंबी आयु होगी आपकी, है, आपको अचानक धन दिलवा सकता है। हो सकता है पैतृक धन आपको मिल जाए, कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कहीं से जुए सट्टे का पैसा मिल जाए, कोई आपको दे जाए, गिफ्ट कर जाए, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, बहुत कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, हमें अचानक पैसा मिल जाता है। तो वो पैसा वो आपको दिलवा सकता है, लेकिन उसके जो नेचुरल कारक तत्व हैं वो खराब हो जाएंगे। संतान से लेकर आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपको एजुकेशन से लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, या वो उस चार्ट में जिन हाउस का स्वामी है उन हाउस के रिजल्ट्स में दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि हमने गुरु को 8th हाउस में बैठा हुआ बोला है, तो वो सिर्फ 8th हाउस को ही तो अच्छा कर रहा है। अष्टमेश, अष्टमेश ही है वहां पे, अष्टमेश ही है। अष्टमेश है तो वो अष्टम भाव तो मजबूत हो गया, तो अष्टम भाव के रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यह हर प्लैनेट का देने का तरीका अलग होता है। ठीक है, मैं भी पढ़ाती हूँ, साथ में कोई और भी पढ़ाता है, साथ में कोई और भी पढ़ाता है, सब एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है। एक चिल्ला चिल्ला के गाली दे के पढ़ा रहा है, एक बहुत धीरे धीरे पोलाइटली पढ़ा रहा है, एक बड़ा हंस हंस के पढ़ा रहा है, लेकिन सबने पढ़ाना ही है। तो अच्छा, मतलब रिजल्ट तो सबने अगर देना है। अष्टमेश गुरु बनते हैं तो वो डंडे तो आपको मारेंगे, लेकिन प्यार प्यार से मारेंगे। ये शनि अगर डंडे मारने आ गए या मंगल डंडे मारने आ गए, बहुत बुरी तरह से मारेंगे, तोड़ देंगे हाथ पैर सारे। ठीक है ना? तो अगर गुरु अष्टमेश होते हैं और अष्टमेश होकर वो अष्टम भाव में ही बैठे हैं, हाँ, यही ये पूछ रही हूँ। देखेंगे कि अष्टम भाव के रिजल्ट तो वो देंगे, लाइफ में अप एंड डाउन तो देंगे, लेकिन वो अप एंड डाउन आपको मानसिक पीड़ा दे सकते हैं, शारीरिक पीड़ा नहीं देंगे। यही यदि अष्टमेश होकर मंगल या शनि 8th हाउस में होते हैं तो वो आपको शारीरिक कष्ट पहुंचाएंगे, वो आपको चोट चपेट लगा सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह दे सकते हैं, इस तरह की चीजें देखेंगे। तो हमें ये देखना है कि कोई भी प्लेनेट यदि किसी हाउस में होता है तो उस हाउस के रिजल्ट को वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, पहली बात। अगर हमने कहा बढ़ा रहा है, हमने कहा 8th हाउस हमारा अप एंड डाउन का है, अब वो अप एंड डाउन देगा हमें, वो किस तरह का देगा, उसका स्वभाव क्या है, वो उसी स्वभाव के अकॉर्डिंग देगा ना। मेरा जो नेचर होगा, मैं आपको कुछ भी चीज दूंगी तो मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग दूंगी ना, उस हाउस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी दूंगी। उस हाउस के ही तो रिजल्ट देने हैं, लेकिन देने तो मुझे अपने तरीके से है ना। तो हर प्लेनेट का अपना एक तरीका होता है, वो उसी तरीके से देगा। तो मैम ये भाव्यम भावनाशी ये क्यों बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं ना कुछ, गुरु को, गुरु के लिए स्पेशली बोलते हैं भावत कि अगर भावन, गुरु फिफ्थ हाउस में आ जाए तो अच्छा नहीं होता, क्या बोलते हैं? भाव को भावे, वो तो कारनाशा, कार को भावनाशय बोलते हैं। कार को भावनाशा, हाँ। हाँ, कारक भावनाश्य। तो कहते हैं कारक अपने भाव का नाश करता है, ये एक नियम है। लेकिन कोई भी अगर नियम अगर अकेला बैठा हो तो, अगर अगर अकेला बैठा हो अकेला बैठा तो। हो और उसके साथ किसी का दृष्टि संबंध भी ना हो, अच्छा। ठीक है, अगर उसके साथ किसी का मतलब वो किसी की भी युति और दृष्टि से अलग हो, तो वो उस कारक, उस भाव के किसी ना किसी कारक का नाश कर देता है। यानी उस भाव से मिलने वाले जो रिजल्ट होते हैं उसमें कोई एक रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। जैसे अष्टम में शनि आ गया तो शनि उसके भाव को नाश कर देगा, चाहे किसी भी एरिया में करे, क्योंकि शनि तो अष्टम भाव का कारक होता है। हाँ, अगर वो अष्टम भाव में बैठा है और उस शनि को कोई नहीं देख रहा और उसके साथ भी कोई नहीं है, तो अष्टम भाव के क्या क्या रिजल्ट होते हैं जिनको वो नाश कर सकता है। हो सकता है वो आपको पैतृक संपत्ति ना मिलने दे, आपकी संपत्ति के झगड़े चलते रहे, आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं मिली। है ना? तो उस हाउस के कौन से मैम, रिजल्ट? सिक्स हाउस का कारक कौन है? मंगल और शनि। ओ, किसके, सिक्स एक हाउस के बोल रहे हैं? हाँ,
मैम बट जैसे मेरा इसमें 6 हाउस में शनि बैठे हैं तो उसने मेरे कारक मेरे भाव का नाश कर दिया। कारक अकेले हैं, कोई उन्हें देखता नहीं है। मंगल देख रहा है। तो देख रहा है ना, कोई देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा, देखना भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे लगा चाहे सिर्फ बैठ क्रूर युति ग्रह के। देखे, चाहे खरा देखे, कोई चाहे भी बुरा नहीं, ग्रह देखे, तो संबंध देखना तो चाहिए। बन रहा है ना किसी ना किसी के साथ, वो किसी के साथ उसका संबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ युति का लगा था, मुझे दृष्टि का नहीं पता था। अच्छा नहीं, युति और दृष्टि दोनों, उसका संबंध किसी तो से नहीं। मैम एक चीज दूसरी आपने कहा था कि जैसे 8th में कोई ऐसे कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, मंगल शनि। बट 8th 6th 8 12th में तो क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं ना, शुभ क्या ग्रह अच्छा, बेकार होते हैं। क्या अच्छा करते हो? वो जैसे 6th में शनि है तो मेरे रोगों से लड़ने में मुझे पावर देंगे। मेरे ऋण में लूंगा तो जल्दी उतारने में हेल्प करेंगे। मुझे रोग होंगे तो उनसे लड़ने में सहायता देंगे मुझे। तो क्या कहा, रोग होंगे? रोग होंगे ये किससे डिसाइड होगा? हमारे लग्नेश से। होंगे या नहीं होंगे? अगर अच्छा। होते हैं और हमारे उसमें क्रूर ग्रह होता है, तो वो हमें उनसे लड़ने की ताकत देता है। क्रूर ग्रह हमें हाँ हमारी समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है। समस्याएं नहीं आएंगी ये नहीं कह रहा वो, समस्याएं तो हाँ, ज्यादा ताकत देता आएंगी। है। समस्याएं तो ज्यादा आएंगी, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि आप उन समस्याओं से लड़ लें, और आप अंदरूनी या शारीरिक आप टूटे नहीं। आपके अंदर बहुत हिम्मत होगी, आप हर तरह की कंडीशन को फेस कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, वो नहीं रुकेंगी, बल्कि क्रूर ग्रह होने से ज्यादा आएंगी। शुभ ग्रह होने से थोड़ी कम आएंगी, लेकिन आएंगी। और आपको आप उनसे जल्दी टूटने के चांस होंगे, आप उनसे जल्दी हार मान जाएंगे। मैम अगर 4 ग्रह ही उसमें आ जाए, सूर्य बुध मंगल गुरु सब आ जाए 6th हाउस में, और मंगल लग्नेश हो, तो बंदा क्या करेगा? सूर्य मंगल बुध और चौथा कौन सा? जुपिटर। देखो 3 तो पाप ग्रह हो गए। पूनम जी नहीं आए सूर्य ना? पूनम जी को मैंने लिंक नहीं शेयर किया क्या? दोबारा मैंने किया था और शेयर। जो मंगल है वो लगन लॉर्ड भी है, फर्स्ट लगन हाउस का लॉर्ड लॉर्ड भी है, ऊपर से क्रूर ग्रह है, ऊपर से सूर्य पाप मतलब क्रूर ग्रह हो गया, बुध साथ में उनके तो 3 3 तो क्रूर ग्रह हो गए, तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। और है। बृहस्पति हेल्थ कहाँ इश्यूज कहाँ के बहुत वो रहते लॉर्ड हैं। हो। कितनी वो कितनी बोल्ड पर्सनालिटी होगी, समझ सकते हो? माय हस्बैंड, कैसे हैं वो? उनके हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती, बट बहुत बोल्ड हैं। बोल्ड बहुत मतलब होंगे। अब क्यों क्यों बोल्ड बोला? क्योंकि सिक्स हाउस, सन। 6 हाउस हमारी हमें अथॉरिटी देता है। दूसरों से झुकेंगे नहीं, भले ही दिख रहा है कि हमने हारना है, फिर भी हम हार नहीं एग्जैक्टली, माननी है। एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली। ये चीज देते हैं। हम्म। हम जानते हैं अपने अंदर से कि हम गलत हैं, लेकिन मजाले कोई हमें मनवा दे कि हम गलत हैं। हाँ, है ही नहीं गलत। सारी दुनिया एक वो तरफ, दिन हम एक पैदा ही तरफ नहीं हुए देखता थे। रहे। बिल्कुल तो ऐसा है, बिल्कुल बिना ऐसा बिना गलती के ही माफ कर दो, माफ कर दो, हम पैर पकड़ रहे हैं, माफ कर दो। है। वो तो नहीं होती। यही ग्रहों के रिजल्ट होते हैं, है ना? जब हम इन सबको समझने लग जाएंगे तो हम लोगों में दोष निकालना बंद कर देंगे। हम कहेंगे बिल्कुल बंद कर देंगे। इनके ग्रह ही ऐसे हैं, बेचारे मजबूर हैं। हाँ, ये अपने ग्रहों के हाथों मजबूर है, हम इनको क्या बोले। जैसे हाँ। मैं अपने ग्रहों के हाथों मजबूर हूँ। मेरा लगन भी 5 डिग्री का है, मेरे लगन में शुक्र बैठा हुआ है। मेरे भी शुक्र बैठा है, 7 डिग्री का है। और मेरे लगन को मंगल शनि दोनों देखते हैं, बस पूछो मत मेरी तो क्या कंडीशन है। अब तक तो आप लोग वैसे भी समझ ही गए होंगे, है ना? मैम अब बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही पढ़ाती है है। मैम, हाँ जी। बहुत अच्छा पढ़ाती है। कौन? रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, उसे डिलीट करना